हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर, जिसमें 2023 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने कौन कौन से क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें एमसीक्यूज हमने देखे हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन आंसर हैं जो एक एक नंबर के अभी तक आपके पास आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक आपके पास जो क्वेश्चन आए हैं वो दो दो नंबर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब इसमें जो बेसिक से क्वेश्चन है, जैसे कि जो ग्लेशियर्स हैं उन पे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर पड़ता है, क्वेश्चन नंबर 16 है। जैसे कि किन्हीं दो पर आप क्या करेंगे, संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए थे क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कंफ्यूजिंग होंगी या आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 से जो क्वेश्चन आंसर थे, यहाँ तक जो है 2 नंबर के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 18 से हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन आंसर क्या हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा जल्दी से चलेंगे जिससे कि हम और भी जो क्वेश्चन पेपर हैं वो डिस्कस कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 3 अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए, यानी कि राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। या आपके पास अथवा में या और में दूसरा क्वेश्चन आया है, परजीवी जंतु क्या होते हैं, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल। परजीवी जंतुओं का महत्व व उदाहरण दीजिए, गिव इम्पोर्टेंस एंड एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। तो 2 क्वेश्चन में से आप कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे। अभी हमें दोनों के क्वेश्चन क्या करने हैं, यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो देखो, कृषि के क्षेत्र में जब हमने बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन समझी थी, तो हमने कुछ चीजें समझी थी। जैसे कि हमने कहा था कि डिजीज फ्री जो क्रॉप हम बना रहे थे, डिजीज फ्री क्रॉप में हमने जैसे बीटी कॉटन के एग्जाम्पल देखा था, जैसे कि हमने आरएनए इंटरफेरेंस वहां पर देखा था, ठीक है। तो हमने कहा कि सबसे पहला तो क्या कि डिजीज फ्री जो हमारे पास क्रॉप आ रही है वो बनाना। सेकेंड, हमने कहा कि हम यहाँ पे क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यहाँ पे बनाते हैं, जिनसे कि जो डिजायरेबल कैरेक्टर है वो हम उसमें क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, जो जिसकी हमें क्या होगी, नीड होगी, ठीक है। दूसरी चीज तो ये है यहाँ पे। तीसरी, हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, आप हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रॉस ही आपको कराना पड़ेगा, आप जीन ट्रांसफर यहाँ पे करवा सकते हैं। तो हमारे पास काफी सारे क्या आते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन आते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, जिसमें हमने एग्जाम्पल देखने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन तो देखनी है लेकिन हमने कहा एग्जाम्पल भी देखने हैं, जैसे कि बीटी कॉटन आपके पास एक एग्जाम्पल आता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही बीटी क्रॉप बहुत सारी आपके पास आती हैं, आरएनए इंटरफेरेंस करके आपके पास एक प्रोसेस आती है। तो चलो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। चलो, अब देखो, पढ़ना है और साथ साथ में समझना भी है। पहले तो कोशिश ये करनी है कि हम खुद क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो सबसे पहला हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर हम करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन लिखेंगे। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की आपको डेफिनेशन दी गई है। आपने कहा बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डेवलप्स और क्रिएट प्रोडक्ट यूजिंग अ बायोलॉजिकल सिस्टम और कंपोनेंट्स ऑफ दैट। क्या बोला गया है, बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, साइंस या विज्ञान की एक शाखा है, दैट डेवलप और क्रिएट प्रोडक्ट। ये क्या करता है, जो हमारे उत्पाद हैं उन्हें बनाता है या उन्हें डेवलप करता है बाय यूजिंग बायोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें ये बायोलॉजिकल सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, प्रोडक्ट को बनाना या प्रोडक्ट को डेवलप करना है बाय यूजिंग बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स और बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके प्रोडक्ट को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको ये हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोड्यूस अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट प्रोड्यूस अ हाई यील्ड इन एग्रीकल्चर। सबसे पहला तो जो हमने अभी डिस्कस किया था कुछ देर पहले, हमने कहा था हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाएंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब ये है कि उसमें हम जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई का मतलब होता है कि एक तो है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है,
अब हमारे जेनेटिक मटेरियल में मैंने कोई फॉरेन जीन यहाँ पर ऐड कर दिया है जो मेरे लिए बेनिफिशियल है या लाभदायक है। अब मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा या मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल मेरा होगा। सेम ऐसा ही हम प्लांट में करते हैं। हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, हमने कहा था 2 क्रॉप है, ठीक है। और आपको ध्यान होगा तो हमने कैसे समझा था इसको, देखो हमने कहा था एक है क्रॉप ए, एक है क्रॉप बी। क्रॉप ए में जो प्रोडक्टिविटी है इसकी, जो इसमें इसकी जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि जो उत्पादन क्षमता है वो काफी अधिक है, उत्पादन अधिक होता है इसमें, ठीक है। किसमें ए की बात हो रही है। लेकिन इसके डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, वो लो है। यानी कि ये फसल जो है आसानी से इस पे कोई फंगल या आपने कहा बैक्टीरियल डिजीज लग जाती है जिससे कि पूरी फसल खराब हो जाती है। अगर हम बी की बात करें तो बी की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। अब प्रोडक्टिविटी यानी कि बहुत कम उत्पादन हमें मिल रहा है, जिसमें हमने कहा था कि ए को जैसे हमने डिनोट किया था कि इसमें जो यहाँ पर देखो ये बाली दिखा रखी है, बाली का मतलब क्या होता है, जहां पर हमें हमारे सीड लगे हुए हैं, ये इतनी बड़ी है। बी में प्रोडक्टिविटी कम है यानी कि इसमें जो सीड हैं वो सिर्फ इतने लगे हुए हैं। तो दोनों में हमने कहा कि किसी में इतने बीज लग रहे हैं और किसी में इतने बीज लग रहे हैं, तो ज्यादा उत्पादन कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि इसके सारी जो पौधे हैं वो ऐसे होंगे और उसके सारे पौधे ऐसे होंगे। तो इसकी प्रोडक्टिविटी तो कम थी लेकिन इसकी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो थी वो काफी अच्छी थी। डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या थी इसकी, काफी अच्छी थी। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें जो कैरेक्टर है वो हाई प्रोडक्टिविटी वाला आ जाए और इसमें जो कैरेक्टर है वो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी वाला आ जाए। तो क्या हमने किया, हमने जीन की अदला बदली कर दी है। हमने क्या किया, ए का जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन था वो बी में हमने ऐड कर दिया है। तो इसकी बजाय, इसके बदले कौन सा जीन आ गया है, देखो ए में भी एक जीन होगा जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और बी में भी एक जीन है जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने इसका जो जीन है वो इससे रिप्लेस कर दिया है। अब इसके पास ये जीन आ गया है जो अच्छी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी देगा या अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता देगा। तो अब क्या है, ये इम्प्रूव्ड हमारे पास वैरायटी आ गई है और इसको हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी जो है, जिसमें उत्पादन भी बहुत अधिक है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अधिक है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहेंगे। तो सबसे पहला यूज तो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी में कौन सी प्रोसेस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हमने यही बोला है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब होता है डीएनए में एक नए सीक्वेंस का आना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने क्या किया है, यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई है। पहला एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टडी वन कैन कलेक्ट एंड नर्चर इमेच्योर एम्ब्रियो एंड प्रिजर्व देम फॉर फ्यूचर यूज। अब हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल स्टडीज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो इमेच्योर एम्ब्रियो है उनको हम नर्चर कर सकते हैं और उन्हें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। जैसे कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लांट स्पीशीज ऐसी है जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, ये विलुप्त होने की कगार पे है। अब हमने क्या कर दिया है, जो यहाँ पे एम्ब्रियो थे, जो एम्ब्रियो यहाँ पर होंगे जैसे सीड में होंगे या फिर कोई इमेच्योर एम्ब्रियो होगा, उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि यहाँ पर उनको बचाया जा सके। जब प्रिजर्व किया जाता है, फेवरेबल कंडीशन में हम उन्हें उगाते हैं, तो यहाँ पर उनके ग्रो होने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। दूसरी चीज ये है, नेक्स्ट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज द मेथड ऑफ मैनिपुलेटिंग द सेलुलर जीनोम बाय अ प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। तो यहाँ पे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने बात की है। मेथड कॉल्ड टिश्यू कल्चर हैज टू नर्चर द प्लांट फ्रेगमेंट टू डेवलप विच अदरवाइज वुड नॉट हैव ग्रोन इन नेचुरल हैबिटेट। अच्छा, टिश्यू कल्चर के बारे में हमने बात की है। टिश्यू कल्चर जब हम कराते हैं तो टिश्यू कल्चर 2 तरीके से हमने पढ़ा था। एक में हमने कहा था कि हम जो यहाँ पर डेवलपिंग या जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, अच्छा प्लांट सेल्स के बारे में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में हमने बात की थी क्लास 9th में जब हम थे। तो वहां पर हमने कहा था कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और हमारे परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर उन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हो रही है जिन्हें हम विभाजोतक ऊतक कहते हैं। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लिया, उन्हें ग्रो कराया, शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ले रहे हैं, उन्हें ग्रो करा रहे हैं, क्योंकि वो डिवाइडिंग सेल्स है तो जल्दी से ग्रो करेंगे
और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि सीड फॉर्मेशन होगा, फिर आप सीड को बोएंगे, फिर जर्मिनेशन हो रहा है और तब जाकर के आपके पास एक प्लांट आ रहा है। आपने सीधे सीधे क्या किया, कल्चर मीडियम लिया और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डाले हैं। अब वहां पर आपको जल्दी से जो शॉर्ट टाइम पीरियड में लार्ज अमाउंट ऑफ रिजल्ट आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक तो है टिश्यू कल्चर, दूसरा टिश्यू कल्चर हमने क्या कहा था कि कोई प्लांट है और उसमें कोई वायरल डिजीज लगी हुई है, ठीक है। अब होता क्या है कि वायरल डिजीज पूरे प्लांट में होगी, लेकिन मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होंगे, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे, जो डिवाइडिंग सेल्स होती है, वहां पर नहीं होता है। तो हमने शूट एपिक से क्या कर दिया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लिया, उन्हें ग्रो कराया है। जब हमने उसे ग्रो कराया तो हमारे पास वो जो प्लांट है अब वो डिजीज फ्री प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है। हम एक प्लांट पे इतना फोकस क्यों करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि ठीक है एक प्लांट पे अगर वायरल डिजीज लग गई है तो क्या जरूरत है वहां पर टिश्यू कल्चर कराने की। हम कोई दूसरा प्लांट जो है उसको हम सेफ रखेंगे, उसको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे या उसको हम डिजीज से बचाने की कोशिश करेंगे। तो हमें वही प्लांट क्यों चाहिए। तो कभी कभी किसी प्लांट स्पीशीज की क्या होती है, मेडिसिनल वैल्यू होती है। अगर हमने वहां पर उसे प्रिजर्व नहीं किया, उसे संरक्षित नहीं किया, तो उसके विलुप्त होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में जब हमें सेम जेनेटिक मटेरियल वाला प्लांट चाहिए, ऐसी कंडीशन में जो टिश्यू कल्चर है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए रहता है। इसमें हमने क्या किया है, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लिया, कल्चर कराया, जो प्लांट हमारे पास आया है उसका सेम जेनेटिक मटेरियल है, जो यहाँ पे जिस पे वायरल डिजीज थी उसका सेम जेनेटिक मटेरियल इस डिजीज फ्री प्लांट में है। बस ये क्या है, डिजीज से फ्री है, इसमें वायरल डिजीज आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर होती हैं। अच्छा, इसी में आपने कहा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इसमें आपकी बीटी क्रॉप भी आ जाती है, ठीक है। अब किसी का पर्पस हो सकता है यहाँ पर क्या करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, किसी का हो सकता है कि यहाँ पे क्वालिटी को बढ़ाना। जैसे बीटी कॉटन जो है वहाँ पर हम क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, जिससे कि हमें पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स यूज ना करने पड़े और जो हमारी क्रॉप है वो इजीली वहाँ पे ग्रो हो सके, उसमें इंसेक्ट का कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो ये तो है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस यहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड में। अब इसके और या अथवा में जो क्वेश्चन आया है ट्रांसजेनिक एनिमल को लेकर के, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो पढ़ लेते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है। बिकॉज ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर एनिमल्स मोस्ट कॉमनली माइस दैट हैव हैड अ फॉरेन जीन deliberately inserted into their genome. Such animals are most commonly created by a micro injection of DNA into the pronuclei of a fertilized egg, which is subsequently implanted into the oviduct of a pseudo pregnant surrogate mother। देखो तो क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल, अच्छा जानवर जहाँ पर होंगे वहाँ पे जीव कर दीजिए आप या जंतु कर देंगे, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक जीव जो है आमतौर पर जो चूहे होते हैं, कॉमनली हम इनको क्या चूहों को लेते हैं, वैसे काफी सारे आपके ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं। इनके जीनों में जानबूझकर एक विदेशी जीन यानी कि फॉरेन जीन यानी कि किसी दूसरे जीव का जो जीन है वो ऐड किया जाता है। ऐसे जीवों का निर्माण आमतौर पर एक निषेचित अंडे के पूर्व नाभिक में डीएनए के माइक्रो इंजेक्शन द्वारा किया जाता है, जिसके बाद में एक स्यूडो प्रेग्नेंट सैरोगेट मां के डिंब वाहिनी में प्रत्यारोपित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्राप्तकर्ता जो जीव है वो आनुवांशिक रूप से संशोधित संतानों को जन्म देता है। ट्रांसजेनिक वंश स्थापित करने के लिए संतान को अन्य ट्रांसजेनिक संतानों के साथ प्रजनन कराया जाता है। This result in the recipient animal give birth to a genetically modified offspring. The progeny are then bred with other transgenic offspring to establish the transgenic line. Transgenic animal can also be created by inserting DNA into embryonic stem cells, which are then micro-injected into an embryo which has developed for 5 or 6 days after fertilization, or infecting an embryo with viruses that carry a DNA of interest, ठीक है। चलो तो हमने क्या बात की है, हमने कहा ट्रांसजेनिक जीवों को भ्रूण की स्टेम कोशिकाओं में डीएनए डालकर भी बनाया जा सकता है, ठीक है, जिन्हें निषेचन के बाद 5 या 6 दिनों के लिए विकसित भ्रूण में सूक्ष्म रूप से इंजेक्ट किया जाता है। ये भ्रूण को ऐसे वायरस से संक्रमित किया जाता है जिसमें रुचि का जो डीएनए है वो होता है, यानी कि हमारा जो क्या है यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसमें होगा, ठीक है। जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, अब देखो ये जो टॉपिक है ये आपका थ्योरेटिकल है, आप एक बार पढ़ेंगे समझेंगे आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसमें रह क्या जाता है, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। तो
कुछ कुछ चीज़ें जो आपको खुद यहाँ पर सर्च करनी है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, जब आप वापस से उन टॉपिक्स को देखेंगे तो आपके जो सारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्लियर होगा। तो एक बार पढ़िए ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स है वो क्या होते हैं और एग्जाम्पल क्या है। एक एग्जाम्पल तो आपके पास आया है जो कि माइस का है, ठीक है। अदर जो एग्जाम्पल होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के वो क्या होते हैं, इसके साथ साथ क्या बेनिफिट्स होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के, क्यों बनाए जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और कुछ यहाँ पर एथिकल इश्यूज भी हमने पढ़े थे वो क्या होते हैं। अच्छा, चैप्टर कौन सा है ये आपका बायोटेक्नोलॉजी है। तो आप देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से काफी क्वेश्चन आए हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। चलो एक बार आप लोग इसे रीड कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपने रीड कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। अगेन 3 नंबर का है, इसमें भी आपको अथवा में क्वेश्चन मिला है। पहला है, किसी परितंत्र में पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं उनका उल्लेख करते हुए चित्रात्मक निरूपण भी कीजिए, ठीक है। यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स इन एन इकोसिस्टम, इलस्ट्रेट देम डायग्रामेटिकली टू, क्लियर है। अथवा में या और में जो क्वेश्चन है उसमें आपका आ रखा है, जंगलों के बचाव व संरक्षण में महिलाओं तथा समुदाय के योगदान का उल्लेख कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन एंड कम्युनिटीज इन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप यहाँ पर इजिली कर सकते हैं और आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में हम उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो यहाँ पे डिस्क्राइब करने चाहिए या जिनमें कंफ्यूजन हो सकती है। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो जनरल टॉपिक आपके आते हैं, जैसे ये जनरल टॉपिक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके पास यहीं पे बायो में ही आया होगा। आपके अलग अलग सब्जेक्ट हैं और वहाँ पर कई बार आपका सेम टॉपिक आता है, जैसे कि फॉरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पर, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड यहाँ पर है, जैसे कि पॉल्यूशन से रिलेटेड है या वाटर से रिलेटेड है। ये हमारे बड़े कॉमन जो टॉपिक हैं वो होते हैं, जो हर जगह आप पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये क्वेश्चन तो आप खुद करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। उसके बाद अच्छा ये है कि जंगलों के बचाव संरक्षण में महिलाओं का जो योगदान है वो जब आप लिखेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने लाइंस में लिख दिया है कि महिलाओं का ये योगदान है। आप एग्जाम्पल भी लेंगे जो यहाँ पर आपके पास्ट के जो क्रांतियां हुई हैं उनमें आपने देखा कि जिन महिलाओं ने योगदान दिया है उनके जो नाम है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किन महिलाओं ने क्या योगदान दिया है। यहाँ पर आप जो नेम है इनके वो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलो, अगर हम यहाँ पर देखें इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये भी आपका अच्छा टॉपिक है जिसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है उनके टाइप हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका जो उल्लेख करना है आपको चित्रात्मक रूप से। बेसिकली आपको डायग्राम बनाने हैं, पिरामिड्स बनाने हैं, तो ये यहीं पे कवर हो जाएगा। जितने टाइप के होंगे वो आप उनके नाम लिखेंगे, उनका डायग्राम वहाँ पर बनाएंगे और बताएंगे, ठीक है, कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पर हैं। एक बार अपने क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिर कॉपी में करेंगे। तो जल्दी से कोशिश कीजिए कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट कर दें। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करके लेके आएंगे। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बट आपको ट्राई करने हैं जो हमारे ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है जिसमें कहा गया है, स्त्री के अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी ऑफ वुमेन। तो ओवरी का आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन यानी टीएस यहाँ पर बनाना है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है क्योंकि डायग्राम आप जितने खुद बनाएंगे उतने आपको समझ में आएंगे। तो आप लोग एक बार देखेंगे, अपनी नोट्स को देखेंगे, वहां पर ओवरी का टीएस आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन अगेन आपके रिप्रोडक्शन से आया है। इसके अथवा में भी आपके पास क्वेश्चन आए हैं जिनमें कहा गया है, पहला या तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये भी 3 नंबर का है, ये भी 3 नंबर का होगा, लेकिन इसमें 2 खंड आपको दिए गए हैं, क एंड ख। तो क और ख को कैसे डिवाइड किया गया होगा, 3 नंबर को इन दोनों में डिवाइड किया गया है। तो ये 1.5 नंबर के हैं, 1.5 नंबर का ये है एंड 1.5 नंबर का ये है, ठीक है। अगर आप एक को यहाँ पे अटेंड करेंगे तो सिर्फ 1.5 नंबर ही आपको मिलेगा। अगर आप दोनों को अटेंड करेंगे और आपका आंसर सही होंगे तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। तो पहला जो सेगमेंट है, पहला जो खंड है उसमें कहा गया है, आवर्त चक्र किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, ठीक है। व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लैरिफाइड। आप मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है उसको क्लैरिफाई करना है।
नेक्स्ट है यहाँ पर मानव शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाएंगे, यानी कि मेल गैमेट का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, हमने दोनों ही चीजें यहाँ पर क्या की थी, समझी थी, डायग्राम देखा था, आपको बोला गया था गैमेट इंपॉर्टेंट है, गैमेट का जो स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम है, वो आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो ओवरी का टीएस है वो कुछ इस प्रकार का आपके पास आएगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास कुछ लेबलिंग है जो हम समझते हैं, ठीक है, ये आपके पास डायग्राम है, ये आपको बनाना है। कुछ लेबलिंग है जो हम समझते हैं, जो हमें पहले से पता है, जैसे कि प्राइमोर्डियस फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। जैसे कि ये हमारी जो टर्म्स है ये हमने तब पढ़ा था जब यहाँ पर जो गैमीट है उसका डेवलपमेंट हो रहा था। अच्छा, ये जो थीका सेल है, ये जो एंट्रम है, ये है यहाँ पर। अच्छा, ये तो एंट्रेंस है ब्लड वेसल्स के लिए। फॉलिकुलर फ्लूइड है, मेच्योर ओवम है, या मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है। मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होती है, जब यहाँ पर जो मेल गैमेट है वो यहाँ पे मेच्योर हो जाता है तो वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होगा। अब ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होती है, टूटेगी, और ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकलेगा, यहाँ पे हमारा जो फीमेल गैमेट है वो निकलेगा, ओवम निकलेगा। तो ये तो हमारे पास देखो, ओवम जब हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास ओवम आ जाता है, और ग्राफियन फॉलिकल का जो रेस्ट पार्ट बच जाता है, ये वाला, ये तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम से हमने क्या बोला था, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, यहाँ पे प्रेगनेंसी हार्मोन है, ठीक है। तो ये हमने कहा कि ये क्या है, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है। ये जोना पैलुसिडा है, ये इनकी लेयर, ओवम की लेयर हमें बता रखी है, जोना पैलुसिडा है। ये आर्टरी एंड वेन यहाँ पर दिखा रखी है, किसके अंदर, ओवरी के अंदर। डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये वाली कॉर्पस ल्यूटियम जो डेवलप हो रही है। स्पेस फिल्ड विद ब्लड, ये जो स्पेस है वो ब्लड से फिल्ड हो जाता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम दिखा रखा है। कॉर्पस एल्बियस यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये बेसिकली एक साइकिल चल रही है ऐसे, ये एक ऐसी साइकिल आपको दिखा रखी है जिसमें गैमेट फॉर्मेशन से लेकर के फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम आपको दिखा रखा है। अब क्योंकि यहाँ से जो ओवम है या जो फीमेल गैमेट है वो तो यहाँ पे क्या हो गया, रिलीज हो गया है। अब ये कहाँ जाएगा, आपने कहा जो फैलोपियन ट्यूब की जो यहाँ पे फिम्बरी होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, यहाँ पर इनफंडिबुलम का जो पार्ट होती है फिम्बरी, फिम्बरी रिसीव करेंगी, और फिम्बरी रिसीव करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से कहाँ जाएगा, एम्प्यूला में जाएगा, ठीक है, और एम्प्यूला में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो ये हमारे पास ओवरी का टीएस आता है, जो आपको पता होना चाहिए। लेबलिंग देखो पता होनी चाहिए, आपने डायग्राम बना दिया है और अगर लेबलिंग नहीं की है, अगर आपने यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए हैं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई है। ये आप घर से बना के लेकर के आएंगे, कोशिश करेंगे कि एक बार आप लोग अच्छे से डायग्राम को देखेंगे, फिर बिना देखे डायग्राम बनाएंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है जो अथवा में हमारे पास आता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।